पहला सवाल पूछा जा रहा है कि 1857 के विद्रोह का पहला सिपाही किसे कहा जाता है। यानी 1857 की जो क्रांति हुई, जिसको सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, तो हम सभी जानते हैं कि बैरकपुर छावनी में जो सबसे पहले विद्रोह किए थे वह मंगल पांडे किए थे। इसलिए मंगल पांडे को जो है वो पहला सिपाही के रूप में माना जाता है। अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है वह सबसे करेक्ट आंसर होगा कि मंगल पांडे जो है वो पहले सिपाही थे। और ये कहाँ से थे, तो बैरकपुर छावनी से थे। उसके बाद अगर विद्रोह का बाजाप्ता जो शुरुआत हुआ है वो कहाँ से हुआ है, तो वह मेरठ से हुआ है। और फिर चारों तरफ जो है पूरे भारत में अलग अलग जगहों से अलग अलग ये में लोगों के नेतृत्व में पूरा विद्रोह जो है 1857 की क्रांति का चला है। उसमें लखनऊ, कानपुर, बिहार से लेकर के चारों तरफ ये विद्रोह चला है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा नंबर प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर कि किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में 1857 का विद्रोह हुआ था। यानी जब 1857 की क्रांति हुई तो उस वक्त भारत में कौन से जब गवर्नर जनरल का शासनकाल चल रहा था। इससे पहले 1857 की क्रांति से पहले तक भारत में जो है वो लॉर्ड डलहौजी का शासन चल रहा था और उनके द्वारा हड़प नीति को अपनाया गया था। तो 1857 की क्रांति में वह भी एक कारण बनता है। लेकिन उस समय जब क्रांति हुआ उस समय भारत में कौन गवर्नर जनरल थे, तो उस वक्त जो थे वो लॉर्ड डलहौजी नहीं बल्कि लॉर्ड कैनिंग थे। यानी इसका भी ऑप्शन नंबर सी जो है दूसरा नंबर प्रश्न के लिए भी सबसे सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारे स्क्रीन पर कि लखनऊ में 1857 की क्रांति का विद्रोह का संचालन कौन कर रहे थे। हम पहले कहें कि अलग अलग जगहों पर, जैसे दिल्ली में जो है वो अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय के नाम से उन्हें जाना जाता है, उनके नेतृत्व में चल रहा था। बिहार में जो है आरा के जगदीशपुर से बाबू वीर कुंवर सिंह के नेतृत्व में चल रहा था। तो उसी प्रकार लखनऊ से जो है 1857 की क्रांति का जो विद्रोह चल रहा था वह बेगम हजरत महल के नेतृत्व में चल रहा था। यानी इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो सबसे सही उत्तर के रूप में जाना जाएगा कि लखनऊ से विरोध जो है 1857 की क्रांति का बेगम हजरत महल कर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है कि द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 की क्रांति पर जो ये पुस्तक लिखी गई है इसके लेखक कौन है। 1857 की क्रांति पर लिखी गई या पुस्तक के लेखक जो है सर सैयद अहमद खां हैं, या फिर वी.डी. सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर हैं, या फिर आर.एस. शर्मा हैं, या आर.सी. मजूमदार हैं। तो इस प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर है चौथा नंबर क्वेश्चन के लिए सबसे करेक्ट आंसर के रूप में जाना जाएगा वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द इंडिया वार ऑफ इंडिपेंडेंस के जो लेखक हैं वह है वी.डी. सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर, इनका पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 5वां है कि भारत में रेलवे लाइन की शुरुआत कब हुई थी। तो भारत में जो रेल लाइन की शुरुआत हुई है सबसे पहले, उस वक्त जो शासन चल रहा था भारत में वह चल रहा था लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल। और उस समय जो है उस वक्त यहाँ जो है 1853 का समय था। 16 अप्रैल 1853 को, याद रखेंगे तिथि के साथ, कि 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली बार जो है वह रेलवे की शुरुआत हुई थी। और यह रेल जो चला था यह मुंबई से थाने के बीच जो है पहली बार यह रेल चला था। ये हम लोग ध्यान रखेंगे कब, 16 अप्रैल 1853 को। शासनकाल किसका था, तो लॉर्ड डलहौजी का। और यह ट्रेन कहाँ से कहाँ चली थी पहली बार, तो सबसे पहले यह मुंबई से थाने के बीच जो है चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो 1857 की क्रांति का विद्रोह का नेतृत्व जो है वो झांसी से कर रही थी। तो ये लक्ष्मीबाई जो है नेतृत्व करते हुए, मतलब ये उस लड़ाई को लड़ते हुए कहाँ इनको जो है मतलब पकड़ कर शहीद कर दिया गया, तो यह झांसी में ही, या फिर कालपी, या ग्वालियर, या इंदौर में। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो है ये जो 1857 की क्रांति का विरोध कर रही थी, तो इनको जो है ग्वालियर में इन्हें ये करके जो है इनकी हत्या कर दी गई। यानी 6ठा नंबर क्वेश्चन का सबसे करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये जो पुस्तक है कि पॉवर्टी एंड
अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? 7वां नंबर क्वेश्चन का जो सबसे सही उत्तर के रूप में जाना जाएगा वह है ऑप्शन नंबर सी, जिनको जो है दादा भाई नौरोजी के नाम से हम लोग जानते हैं। ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी एक महत्वपूर्ण अहम भूमिका निभाए हैं। इनको ही जो है ओल्ड ग्रैंडमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष हुए हैं। तो इनका जो है ये काफ़ी अहम योगदान है दादा भाई नौरोजी का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8वां है कि 1882 ईस्वी में शिक्षा पर हंटर कमीशन बना था। तो यह हंटर कमीशन, वैसे तो 2 हंटर कमीशन बना है। एक ये 1882 ईस्वी में शिक्षा से रिलेटेड हंटर कमीशन था, दूसरा एक हंटर कमीशन बना था जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए, और उसमें जो है रिपोर्ट दिया गया कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो है जनरल डायर की कोई गलती ही नहीं है। तो ये जो 1882 में हंटर कमीशन बना, तो इस वक्त जो है भारत में कौन थे वायसराय के रूप में? तो उस वक्त जो भारत में वायसराय के रूप में जो कार्यरत थे वह थे लॉर्ड रिपन, और इनको भारतीयों का जो है उद्धारक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इनके शासनकाल में शिक्षा के ऊपर जो है हंटर कमीशन आया था। इनके ही शासनकाल में पहला कारखाना अधिनियम बना था, और लॉर्ड रिपन के ही शासनकाल में जो है वो इन्होंने एक इल्बर्ट बिल लाया था कि भारतीय जज भी जो है अंग्रेजों के विरुद्ध केस की सुनवाई कर सकते हैं। तो इनके ही शासनकाल में लॉर्ड लिटन जो है पहले भारतीय ये सिविल सेवा परीक्षा का उम्र को 21 से घटा करके 19 कर दिया था, तो फिर इन्होंने 19 से बढ़ा करके 21 कर दिया। तो इस प्रकार जो है इनके शासनकाल में कई अहम ऐसे कार्य हुए हैं जिनको जो है इनके कारण जो है ये हंटर कमीशन ये लॉर्ड रिपन को जो है भारतीयों के उद्धारक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हम सभी एक महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक एक करके उसके उत्तर की व्याख्या के साथ देख रहे हैं। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप अब तक चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि इससे पहले कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और साथ ही साथ आपसे यह भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस वीडियो को लाइक करते हुए दोस्तों के बीच शेयर करें, ताकि सभी लोग जो है इससे बेहतर फ़ायदा उठा सके। हम लोग देखते हैं एक एक क्वेश्चन को। 9वां नंबर प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर कि किस एक्ट के द्वारा भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? तो भारत में जो कंपनी के द्वारा व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया वह कौन था? इस 9वां नंबर क्वेश्चन के लिए जो सबसे सही जवाब के रूप में है कि 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा जो है भारत में इस कंपनी का जो है व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो सबसे करेक्ट आंसर के रूप में जाना जाएगा। 10 है कि भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? तो भारत में आने वाला जो प्रथम पुर्तगाली के रूप में जाना जाता है, सबसे पहले तो वैसे कोलंबस निकले थे इंडिया की खोज करने, लेकिन कोलंबस ने जो है वो समुद्री मार्ग से सही रास्ता न अपनाने के कारण वो वेस्ट इंडीज की खोज की और फिर पहुंच गए अमेरिका, और वहाँ जो है उसके बाद जो है दूसरा पुर्तगाली यात्री जिसको एक दक्षिण अफ्रीकी व्यापारी ने सही रास्ता बताया, तो फिर वो पहुंचा कहाँ? केरल के कालीकट में। उसका नाम था क्या? वास्को डिगामा। और आया कब? तो 1498 ईस्वी को। तो इसको प्रथम पुर्तगाली कहिए या प्रथम यूरोपीय कहिए, यूरोप से आने वाला ये प्रथम व्यापारी था। आया कालीकट बंदरगाह पर, और उसके बाद उस वक्त जो है कालीकट में जो राजा थे वो जेमोरिन थे। उन्होंने इनका बहुत स्वागत किया। चलते वक्त ये मसाला वगैरह लेकर के गए, और जब मसाला को लेकर के यहाँ से गए तो भारतीय मसाला पर इन्होंने जो है यूरोप में 60 गुना मुनाफा कमाया, और इस प्रकार जो है फिर अन्य यूरोपीय फ्रांस डच सब आना शुरू कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 जो है यह भूगोल से रिलेटेड प्रश्न है। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों कि अगर आप अब तक चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि यह जो क्वेश्चंस है यह आपके आने वाले परीक्षा में बहुत ही लाभकारी साबित होगा। तो चैनल सब्सक्राइब रहेगा तो कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। साथ ही साथ आपसे यह भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस वीडियो को दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए, ताकि सभी साथी जो है इससे बेहतर फ़ायदा उठा सके। क्वेश्चन है कि गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ है? गंडक परियोजना का जो निर्माण है यह गंडक नदी पर हुआ है, और गंडक नदी जो है वो बिहार में उत्तर से बहते हुए गंगा में मिलती है। तो ये जो जगह है वाल्मीकि नगर में जो है गंडक परियोजना का निर्माण हुआ है। 11वां नंबर प्रश्न का सबसे जो सही उत्तर है वो क्या है? तो 11वां नंबर क्वेश्चन के लिए जो सबसे करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है?
सीमेंट उद्योग के लिए जो सबसे प्रमुख कच्चा माल के रूप में जाना जाता है वह जाना जाता है क्या, चूना पत्थर या बॉक्साइट या ग्रेनाइट या फिर लोहा। तो सीमेंट उद्योग के लिए जो सबसे प्रमुख कच्चा माल है वह है चूना पत्थर, यानी ऑप्शन नंबर ए 12वां नंबर क्वेश्चन का सबसे सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि इनमें कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है। अधात्विक खनिज यानी जिसमें धातु का अंश नहीं पाया जाता हो। खनिज दो प्रकार से हम लोग ये वर्गीकृत करते हैं, एक धात्विक खनिज और एक अधात्विक खनिज। और फिर धात्विक खनिज में दो प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है, एक लौहयुक्त खनिज और एक अलौह खनिज। तो यहाँ पर जो है अधात्विक खनिज की बात हो रही है, तो सोना, चांदी और टीन जो है ये सभी धातु के अंश से बने हैं, और लेकिन जो है सोना चांदी तो ये शुद्ध धातु ही है, लेकिन अभ्रक जो है यह अधात्विक खनिज है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न के लिए 13वां नंबर क्वेश्चन के लिए सबसे सही उत्तर के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14वां देखते हैं कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। तो भारत का जो प्रथम पहला तेल शोधक कारखाना है यह कहाँ स्थित है, मथुरा, बरौनी, डिगबोई या फिर गुवाहाटी। तो भारत का प्रथम जो तेल शोधक कारखाना है वो असम के डिगबोई में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर सी के रूप में जो है वो सबसे सही उत्तर होगा। और बरौनी जो है यह हमारा बिहार का तेल शोधक कारखाना है जो कि बेगूसराय जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नांकित में से किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है। यानी उड़ीसा में जो खनिज, इनमें से जो खनिज है लौह अयस्क या फिर तांबा, टीन और मैंगनीज, इनमें से कौन से खनिज का सबसे अधिक उत्पादन जो है यह उड़ीसा राज्य से होता है। तो इसका जो है सबसे सही जवाब है 15वां नंबर प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर बी की तांबा के लिए जो है ये जाना 15वां नंबर प्रश्न के लिए जो सबसे करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है कि मैंगनीज जो है यह उड़ीसा राज्य इसके उत्पादक के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि काला लोहा किसे कहा जाता है। यह हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लाइमोनाइट और सीडेराइट। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लाइमोनाइट और सीडेराइट में किसको जो है वो काला लोहा के नाम से जाना जाएगा। तो 16वां नंबर क्वेश्चन का जो सबसे करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी है कि मैग्नेटाइट को जो है, ये सभी लोहा के ही अयस्क हैं, तो इसमें मैग्नेटाइट को जो है वो काला लोहा के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है यह कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में जो मनाया जाने वाला तिथि है 5 जून, 3 अप्रैल, 3 सितंबर या फिर 1 दिसंबर। इसका सबसे सही जवाब क्या होगा। तो इस प्रश्न के लिए जो सबसे करेक्ट आंसर के रूप में जाना जाएगा वह कौन सा होगा। जी सर, इसका सबसे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कि 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 18 है कि सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है। जी, सर्वोत्तम कोयले के प्रकार के रूप में कौन जाना जाएगा। तो सर्वोत्तम कोयले का जो प्रकार है एंथ्रेसाइट, पीट, लिग्नाइट या फिर बिटुमिनस। तो 18वां नंबर प्रश्न का जो सबसे महत्वपूर्ण प्रकार है कोयले का वह है एंथ्रेसाइट। ये हालांकि ये चारों जो है एंथ्रेसाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और पीट, ये चारों जो है कोयले के ही प्रमुख प्रकार हैं, लेकिन उनमें जो सबसे उत्तम प्रकार है वह है कोयले का एंथ्रेसाइट, क्योंकि 90% तक कार्बन जो है वह कोयला एंथ्रेसाइट प्रकार के कोयले में उपस्थित रहता है, इसलिए इसको जो है सबसे कोयले का उत्तम किस्म के रूप में जाना जाता है। और सबसे जो कोयले का निम्न किस्म है वह है पीट, ये भी हम लोग याद रखेंगे। सबसे उत्तम किस्म है एंथ्रेसाइट और सबसे निम्न किस्म है वह है पीट। क्वेश्चन नंबर 19 है कि पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है। पेट्रोलियम जो है डीजल, पेट्रोल और ये गैसें जो हैं यह किस प्रकार के संसाधन है। तो पेट्रोलियम जो है ये मुख्य रूप से नवीकरणीय नहीं बल्कि जो है यह अनवीकरणीय संसाधन है, यानी ऐसे संसाधन है जिसका हम लोग उपयोग कर रहे हैं तो खत्म होने के पश्चात इसकी पुनः पूर्ति प्राकृतिक ढंग से नहीं हो पाएगी। इसकी पूर्ति के लिए जो है एक बार खत्म हो गया तो
तो यह समाप्त हो गया, इसलिए इसका संरक्षण जो है आवश्यक है। हम लोग इसको बेकार का इस्तेमाल जितना कम हो सके हम लोग इस्तेमाल करें ताकि इसका सही संरक्षण हो पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा। तो जब देश के बांध बना करके नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कराया जा रहा था तो उसको आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। वो कौन कहे थे? तो आधुनिक भारत का मंदिर जो कहे थे वो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह कहा गया था। यानी इसका जो सबसे सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे जो है कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि बॉक्साइट निम्न में से किस धातु का मुख्य अयस्क है। यानी बॉक्साइट जो है वह बॉक्साइट से हम लोग किस धातु की प्राप्ति करते हैं। तो जिस प्रकार से लोहे का अयस्क जो है हेमेटाइट मैग्नेटाइट है, यानी हेमेटाइट और मैग्नेटाइट से हम लोग लोहा की प्राप्ति करते हैं, उसी प्रकार जो है बॉक्साइट से हम लोग एल्युमिनियम की प्राप्ति करते हैं। यानी बॉक्साइट जो है वो किसका अयस्क है? तो एल्युमिनियम का अयस्क है। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है 21वां नंबर प्रश्न के लिए सबसे सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। यानी शुद्ध सोना जो है वह किस में मापा जाता है, यानी कितने कैरेट के सोना को हम लोग शुद्ध सोना कह सकते हैं। तो शुद्ध सोना जो है यह 24 कैरेट का जो सोना होता है यह शुद्ध सोना के रूप में जाना जाता है। और उससे कम या फिर उसका जो सोना है जैसे 22 कैरेट है, 18 कैरेट है, तो ये सारा जो है यह शुद्ध सोना नहीं है बल्कि सोना के साथ आभूषण बनाने के लिए जो है उसमें मिक्स किया हुआ ये है। तो शुद्ध सोना के रूप में ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 है कि कौन सा अधातु जो है ये अधातु नहीं धातु है, कौन सा धातु जो है वो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। तो धातु की अगर हम लोग बात करें तो ये हो जाएगा पारा। पारा जो है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। वहीं अगर हम लोग अधातु की बात करेंगे, कमरा के ताप पर अगर धातु की बात करें तो पारा, और अधातु की बात करें अगर तो यह ब्रोमीन हो जाएगा जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। याद रखेंगे हम लोग, धातु में पारा, अधातु में ब्रोमीन, तो इसमें हम लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24वां है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। तो अब तक का जो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है वह है कार्बन का एक अपरूप है जिसको हम लोग हीरा के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सबसे करेक्ट आंसर है। हीरा डायमंड जो है यह अब तक का सबसे कठोर पदार्थ है और यह जो है कार्बन का एक अपरूप है। कार्बन के 3 प्रमुख अपरूप है, उसमें से हीरा है, ग्रेफाइट है और तीसरा जो है वह बकमिस्टर फुलेरीन है। तो हीरा और ग्रेफाइट, हीरा सबसे कठोर पदार्थ है और हीरा के बारे में एक और यह है कि हीरा से होकर के प्रकाश की चाल सबसे धीमी रहती है, इसलिए हीरा में जो है हीरा का जो अपवर्तनांक है वो सबसे हाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि प्रकाश के किस रंग के लिए तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है। तो प्रकाश के जिस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है वह कौन है? बैगनी, हरा, लाल या फिर पीला। तो वह कलर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लाल कलर जो है उसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है और सबसे कम तरंग दैर्घ्य जो है वो बैगनी का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि किस कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र लगाया जाता है। तो प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए, रेजिस्टेंस निकालने के लिए जो सूत्र लगता है R = V/I, यानी प्रतिरोध बराबर वोल्ट बाई विद्युत धारा, वोल्टेज बाई करेंट, V/I। और इसका जो प्रतिरोध का ऐसा यूनिट होता है वो ओम, और ये इस प्रकार का जो है ओम का चित्र होता है। हम लोग ये इसलिए इसका सबसे जो करेक्ट आंसर है कि R = V/I, यानी ऑप्शन नंबर 26 के लिए एक V/I, R = V/I जो है ऑप्शन नंबर, ये हम लोग बी कह सकते हैं कि बी के रूप में जो है इसका सबसे करेक्ट आंसर जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए जो सबसे अधिक आवश्यक है वो क्या है?
कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है, क्लोरोफिल जरूरी है, सौर प्रकाश जरूरी है। स्वपोषी उसे कहेंगे जो अपना भोजन स्वयं बनाता है। तो जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं वह स्वपोषी है। बाकी जितने भी जंतु हैं, मनुष्य है, सभी परपोषी है, जो अपने भोजन के लिए पेड़ पौधे पर और अन्य दूसरे जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। तो हम लोग परपोषी में आएंगे। स्वपोषी जो है अपना भोजन ये वायुमंडल से जो हवा है उससे कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के, सूर्य के प्रकाश से रोशनी लेकर के, और फिर उसकी पत्ती में मौजूद रहता है क्लोरोफिल, उस तीनों से मिला करके अपना भोजन तैयार करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वह सबसे सही उत्तर के रूप में जाना जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है कि मनुष्य में कितने जोड़े क्रोमोसोम होते हैं। तो मनुष्य में जो है कुल 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो जोड़ों की संख्या कितनी हो गई? 23 जोड़ा हो गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। और महिलाओं में जो है सभी क्रोमोसोम एक तरह के होते हैं। 22 क्रोमोसोम महिला और पुरुष के एक जैसे होते हैं। 23वां जो है क्रोमोसोम वो अलग प्रकार का होता है। पुरुष में XY, महिला में XX, और अगर XX मिले तो फिर जो है ये लड़की संतान के रूप में पैदा हो, और XY का फर्टिलाइजेशन हो तो फिर जो है संतान के रूप में पुत्र जो पैदा होता है। ये हम लोग ध्यान रखेंगे। और क्रोमोसोम की जो संख्या है वो कुल 23 जोड़ा है। संख्या में अगर पूछा जाए तो वह 46 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कि शुद्ध जल का pH मान कितना होता है। जो शुद्ध जल है, बिल्कुल प्योर वाटर जो हम लोग पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो शुद्ध जल का जो pH मान है वह 7 होता है। यानी जो पानी हम लोग पीने के लिए प्रयोग करते हैं, ना ही वह पानी अम्लीय होता है और ना ही वह पानी भस्मीय होता है। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसके लिए सबसे करेक्ट आंसर के रूप में जाना जाएगा कि शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है कि पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। वाष्पोत्सर्जन किसके कहते हैं? कि भोजन बनाने के पश्चात पौधे में जो है भोजन जब बनता है, पौधे की पत्ती को जो है कहा जाता है, उसका पौधे की पत्ती को उसका ये कहा जाता है, किचन कहा जाता है। और भोजन बनने के पश्चात जब उसकी पत्ती में भोजन तैयार हो जाता है, उसके पश्चात जो पानी थोड़ा बहुत बचता है उसको फिर वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है पत्ती के द्वारा। तो वही जो है कहलाता है वाष्पोत्सर्जन। पत्ती के द्वारा भोजन के बनने के पश्चात जो पानी को वायुमंडल में छोड़ा जाता है वह वाष्पोत्सर्जन के नाम से जाना जाता है। यानी ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा कि पत्ती में जो है वह क्या होता है कि पत्ती के द्वारा जो है यह वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। दोस्तों, हम लोग विज्ञान से रिलेटेड अभी प्रश्न देख रहे हैं और यह प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण, सारे प्रश्नों को हम लोग एक एक करके देख रहे हैं। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप अब तक चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसकी बेहतर तैयारी हो सके। क्वेश्चन नंबर 31 है कि भारत में लोकतंत्र की बहाली के बाद भारतीय नागरिकों को अधिकार प्राप्त हुए थे। कौन कौन से अधिकार प्राप्त हुए थे? तो भारत में जब लोकतंत्र की बहाली हो गई तो उसके पश्चात जो है भारतीयों को जो अधिकार प्राप्त हुए हैं उसमें मौलिक अधिकार है, मतदान करने का अधिकार है, अपना जनप्रतिनिधि चुनने का अधिकार है। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये सारे अधिकार जो है भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। कि उसके पास जो 6 मौलिक अधिकार हैं, उसको मतदान करने का अधिकार है कि हर वो नागरिक जो 18 वर्ष से अधिक आयु का होगा वो अपना मतदान कर सकता है बिना किसी भेदभाव के। जनप्रतिनिधि चुनने का अधिकार है मतदान के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 32 है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो की जाती है, मुख्यमंत्री हर एक राज्य में एक मुख्यमंत्री का निर्वाचन होता है। तो यह निर्वाचन जो है यह नियुक्ति राज्य के महामहिम राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। गवर्नर ऑफ स्टेट जो है इसकी नियुक्ति करते हैं। 32वां नंबर क्वेश्चन का सबसे सही जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर सी के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। जी, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में किनका नाम आता है? तो हम सभी जानते हैं कि बिहार के जो प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में नाम आता है वो आता है श्री कृष्ण सिंह का। यानी 33वां नंबर क्वेश्चन के लिए जो सबसे सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए के रूप में जाना जाएगा कि डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जो है वह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 है कि निम्नलिखित में से जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है। यानी किस सदन को जनता जो है डायरेक्ट चुन करके भेजती है? राज्यसभा के लोगों को, लोकसभा के लोगों को, या फिर दोनों को, या इसमें से किसी को नहीं? तो हम सभी जानते हैं कि जनता के द्वारा जो निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, डायरेक्ट जो इन्हें जनता चुन करके भेजती है, वह कौन से सदन के प्रतिनिधि होते हैं? वह लोकसभा के होते हैं।
राज्यसभा के जो प्रतिनिधि होते हैं उन्हें जनता डायरेक्ट चुन करके नहीं भेजती है। वो सारे प्रतिनिधि जो है वो निर्वाचित होते हैं कहाँ से, तो वो सारे प्रतिनिधि जो है जनता के द्वारा चुने हुए जो राज्य विधानमंडल के सदस्य होते हैं वो उनको चुनते हैं, और फिर वहाँ से जो है विधानमंडल के सदस्यों के द्वारा जो है वो सदस्य ये लोकसभा राज्यसभा पहुँचते हैं। बाकी जो है इसलिए जो है इसको लोकसभा को जनता का प्रत्यक्ष ये के रूप में जाना जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है कि लोकसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है। तो लोकसभा के लिए जो पूछा जा रहा है कि कितनी सदस्यों की संख्या हो सकती है, 35वां नंबर क्वेश्चन। तो होने के लिए जो है अधिकतम सदस्यों की संख्या 550 और प्लस 2, 550 प्लस 2, लेकिन निर्वाचन कितना पर होता है, 543 प्लस 2 पर, याद रखेंगे। तो 552 अधिकतम हो सकती है और अभी अधिकतम कार्यरत कितना है, 543 पर निर्वाचन होता है। और 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। एंग्लो इंडियन यानी जिनके माता पिता में से कोई एक भारतीय हों और उनमें से कोई एक जो है इंग्लैंड के मूल निवासी रहे हों, तो उनके संतान को, वैसे लोगों को जो एंग्लो इंडियन कहलाते हैं, राष्ट्रपति महोदय के द्वारा 2 सदस्यों को लोकसभा के लिए मनोनीत किया जाता है। और 12 भारतीयों को राज्यसभा के लिए भी राष्ट्रपति महोदय मनोनीत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, यह उसी से रिलेटेड प्रश्न है कि राष्ट्रपति अंगल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधि को लोकसभा के लिए मनोनीत करते हैं। तो राष्ट्रपति के द्वारा जो है एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 प्रतिनिधि को लोकसभा के लिए मनोनीत किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर के रूप में जाना जाएगा। और राज्यसभा के लिए एंग्लो इंडियन तो नहीं होते हैं, भारतीय समाज के ही लोग होते हैं, तो वो 12 सदस्यों को जो है राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 है कि वर्तमान में लोकसभा के लिए जो सीटों का आवंटन किया गया है, जैसे बिहार से 40 सीट, उत्तर प्रदेश में 80 सीट, तो इस प्रकार के सीटों का जो आवंटन है वो किस जनगणना के आधार पर हुआ है। और तो ये जो अभी वर्तमान में जो लोकसभा के लिए सीटों का आवंटन है, जिसमें बिहार से 40 सीट हैं, तो ये आवंटन जो है 1971 की जनगणना के अनुसार हुआ है और 2026 तक ये रहना है, यानी 2024 का चुनाव जो है वो उसी सीट के अकॉर्डिंग होगा। उसके बाद 2026 में फिर जनसंख्या, चूँकि सीटों का जो बंटवारा है वो जनसंख्या के आधार पर है, और 2026 में फिर इसको विश्लेषण करते हुए जो है इसमें की संख्या को बढ़ाया जा सकता है। तो 37वां नंबर क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 है कि लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था। तो लोकसभा का प्रथम आम चुनाव जो है वो 1952 में हुआ है। ऑप्शन नंबर सी के रूप में जो है वो सही उत्तर जाना जाएगा। इस प्रश्न के लिए सबसे करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39 है कि भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। कार्यपालिका का जो अध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री होते हैं, या फिर ये राष्ट्रपति होते हैं, या विरोधी दल का नेता होता है, या भारत सरकार का मुख्य सचिव होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कि जो कार्यपालिका का अध्यक्ष है वो राष्ट्रपति महोदय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 है कि भारत का राष्ट्रपति का निर्वाचन होने के लिए, यानी भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए जो उम्र है वो कम से कम उम्र कितना साल का होना चाहिए। तो भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए जो सबसे न्यूनतम उम्र सीमा है वह है 35 वर्ष, यानी 35 वर्ष से पहले कोई भी व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। दोस्तों, हम ये 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को उसके उत्तर की व्याख्या के साथ देखे हैं, और हम यह उम्मीद करते हैं कि ये जो प्रश्न है यह आपके आने वाले परीक्षा में काफ़ी लाभकारी और हितकारी साबित होगा। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट भी है कि आप चलते चलते इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करते हुए दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए, ताकि सभी लोग आपसे फ़ायदा उठा सके। हम लोग मिलेंगे अगले सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।